गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली कक्षा मैंने एसिड और बेस करेक्टर पढ़ाया हुआ था बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का। आज मैं फिर एसिड और बेस ही पढ़ाऊंगा, जिसमें हम आपको चैप्टर आपको लिख दे रहे हैं। एसिड हाँ बेसिस चल रहा है। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बताया था, लुईस का एसिड और बेस बताया हुआ था, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बताया हुआ था। उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हुए थे। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके आगे से पढ़ाऊंगा, तो पिछला थोड़ा सा रिकेप कर दे रहे हैं हम। लेकिन मैं आज जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा ब्रास्टर-लोरी कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रास्टर-लोरी कॉन्सेप्ट ब्रास्टर-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। ब्रास्टर-लोरी का एसिड और बेसिक कैरेक्टर क्या है उसको मैं बताऊंगा आपको, ये क्या होता है। देखिए, आर्हेनियस ने एसिडिक कैरेक्टर को हम दिखाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक। आर्हेनियस ने भी यही बताया था, इन्होंने भी यही बताया कि अगर कोई प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है, डोनर कर रहा है, इन्होंने कहा प्रोटॉन डोनर ऑलवेज, जो प्रोटॉन डोनर होगा वह ऑलवेज एसिड होगा। प्रोटॉन डोनर ऑलवेज एसिड, जितने भी प्रोटॉन डोनर होंगे वह क्या होंगे? एसिड्स होंगे, जो कि आर्हेनियस का ही कंसेप्ट था। जैसे अगर हम H2SO4 की बात करें तो ऑलरेडी यह क्या हो जाएगा? H प्लस और HSO4 1 माइनस। तो यहाँ पर यह बाइसल्फेट है। क्या है? यह बाइसल्फेट है। यह जो बाइसल्फेट आयन है यह ऑलरेडी एक बेस का काम कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये प्रोटॉन है। तो यह प्रोटॉन किसने दिया है? H2SO4 ने दिया, इसलिए यह क्या हो गया? एसिड हो गया। तो प्रोटॉन डोनर है, ये बाइसल्फेट है, प्रोटॉन एसिड हो गया। जैसे और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको ले लूँ HNO3। अब HNO3 जैसे ही होगा यह H प्लस और NO3 क्या है? माइनस है। तो H प्लस और NO3 1 माइनस है। ऑलरेडी यह क्या है? प्रोटॉन है। अब यह प्रोटॉन है तो यह ऑलरेडी किसने दिया? इसने दिया, इसलिए क्या है? एसिड। इसलिए यह क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वही क्या होगा? एसिड होगा। इसे आर्हेनियस ने भी कहा था कि जो प्रोटॉन डोनर होता है वही एसिड होता है। HNO3 हो गया। तो आप किसी को भी, जैसे यह Cl हो गया, तो यह Cl ने क्या दिया? H प्लस और Cl माइनस दिया, तो यह ऑलरेडी प्रोटॉन को दे रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? प्रोटॉन डोनर। तो जब यह प्रोटॉन डोनर हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? एसिड। इसलिए यह क्या हो गया? एसिड। तो ऑल द प्रोटॉन डोनर ऑलवेज क्या हो गया? एसिड होंगे। ऑल द प्रोटॉन डोनर क्या हो जाएंगे? एसिड। किसने कहा भाई? ब्रास्टर-लोरी ने। किसने कहा? ब्रास्टर-लोरी ने। अब आगे देखिएगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे, वह क्या हो जाएगा? बेस। जो प्रोटॉन को क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो, वह क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है भाई? बेस होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस होता है। जैसे आप देख सकते हैं
NH3 है, प्रोटॉन डोनर एसिड होगा, है कि नहीं? प्रोटॉन डोनर क्या होगा? एसिड होगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इन्होंने यह कहा था कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वह क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और जो प्रोटॉन को डोनर करेगा वो क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी जैसे NH3 है, तो NH3 जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यह क्या बना देगा? NH4 +, तो इसलिए यह क्या हो गया? बेस हो गया। इसलिए यह क्या हो गया? बेस हो गया। ब्रास्टोलोजी ने कहा कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वह क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, बना हुआ प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा, और इसे लुईस का बेस भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वह क्या होगा भाई? बेस होगा, है कि नहीं? वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया था ब्रास्टोलोजी का। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जैसे आपको पता होगा कि अगर कुछ भी ले ले, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, हाँ चलिए ठीक है यही सही है, तो प्रोटॉन ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जो प्रोटॉन का एक्सेप्टर होगा, जो प्रोटॉन का डोनर होगा वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो ये तो रहा आपका एसिड और बेस कैरेक्टर। थोड़ा सा चलते हैं पियर्सन कॉन्सेप्ट पर। किस पर चलते हैं? पियर्सन कॉन्सेप्ट पर। देखिए हम आपको बता दें, एसिड दो प्रकार के होते हैं और बेस भी, यानी जो एसिड एंड बेस होते हैं, एसिड एंड बेसिस ना, यह कितने तरह का होता है? यह होते हैं हार्ड एसिड्स होते हैं, और क्या होते हैं? सॉफ्ट एसिड होते हैं। हार्ड एसिड्स होते हैं और सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। हार्ड बेसिस भी होते हैं और सॉफ्ट बेसिस भी होते हैं। हार्ड बेसिस भी होते हैं और सॉफ्ट बेसिस भी होते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो जो हार्ड एसिड होते हैं उसकी क्या कंडीशन होती है, इसको मैं बता रहा हूँ। जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उसकी क्या कंडीशन, उसको भी बता रहा हूँ। क्लियर? हार्ड एसिड होगा तो एसिड का कैरेक्टर क्या था? केटायन, है कि नहीं? क्या था? केटायन था। अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है कि नहीं? लो ऑक्सीडेशन नंबर है, केटायन तो बन ही रहा है लेकिन लो ऑक्सीडेशन नंबर में है कि नहीं? तो वह क्या हो जाएगा? हार्ड एसिड हो जाएगा। साइज भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। लेकिन कंपेरिजन में नहीं है, इसमें क्राइटेरिया क्या होगा? हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ही हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही वो क्या होगा? सॉफ्ट होगा। उसके बाद ये क्या होगा? स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज हो जाएगा, ये साइज में बहुत छोटा हो जाएगा। हार्ड बेस में क्या होगा? हार्ड बेस में जो होगा वह ऑलरेडी यह होगा कि बेस होगा तो ये बिल्कुल वेरी लेस ऑक्सीडेशन नंबर इसका बहुत ही कम होगा, है कि नहीं? तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी, देखिए बात करके। जैसे H+ आयन हो गया, Li+ हो गया, सोडियम प्लस हो गया, K+ हो गया, Be2+ हो गया, Mg2+ हो गया, Mg2+ हो गया, Ca2+ हो गया, Fe3+। सॉफ्ट एसिड में जैसे U3+ हो गया, Cl+5 हो गया, Cu1+ हो गया। और अपनी किताब से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे NH3 हो गया, RnH2 हो गया, H2 हो गया, H- हो गया, C2H4 हो गया, Cn- हो गया।
एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में ये हो गया H+R Li+, सोडियम प्लस K प्लस BeMgCa2+A3+, U3+Cl+5, Cu+Ag+, हार्ड बेस में, सॉफ्ट बेस में आपका आता है I1- भी आता है, हार्ड बेस में S1- भी आता है। तो ये एसिडिक बेसिक कैरेक्टर अपनी बुक से आप अच्छी तरह से पूरा कर लीजिएगा कि कैसे कौन सा क्या होता है कि नहीं। अब इसके बाद देखिएगा पियर्सन का कॉन्सेप्ट। पियर्सन का कॉन्सेप्ट ऑफ HSAB ऑब्लिक HSAB प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप HSAB जानिए। HSAB क्या होता है? H का मतलब हार्ड, S का मतलब सॉफ्ट, A का मतलब एसिड, B का मतलब बेस, इसका मतलब हो गया हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। HSAB प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। जो हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड और बेस प्रिंसिपल होता है वही चीज है ये, हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस, HSAB है कि नहीं। HSAB का मतलब क्या होता है? हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। इस सिद्धांत के अनुसार क्या करना है ये देखिएगा। इन्होंने कहा हार्ड एसिड, hard acids prefer to combine with hard bases, hard acid prefer to combine with hard bases forming a stable compound, है ना, या कॉम्प्लेक्स कह दीजिए, या कॉम्प्लेक्स। इनका कहना है हार्ड एसिड वह होगा जो किसी हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ऑलवेज, या ऐसे भी कह सकते हैं ऑलवेज सॉफ्ट एसिड prefer to combine with soft bases, यानी हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेसेस फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स। एक स्टेबल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि का मतलब यदि हार्ड एसिड prefer to combine with soft base, यदि आप हार्ड एसिड को प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेस कह रहे हैं, is formed a unstable compound,
क्या करेगा, वो अनस्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करेगा। यदि सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेस, अगर हार्ड बेस के साथ सॉफ्ट एसिड करते हैं, फॉर्म ए अनस्टेबल कंपाउंड, क्या बना देगा वो, अनस्टेबल कंपाउंड। यानी हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द हार्ड बेसेस फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स। ऑलवेज सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेसेस forming a stable complex. If hard acid prefer to combine with the soft base, is formed a unstable compound. If soft acid prefer to combine with the hard base, formation a unstable compound. यानी इनका कहना है कि यदि आप कठोर अम्ल का क्रिया कठोर क्षार से करते हैं तो आप एक प्रकार के अस्थाई यौगिक को पाएंगे। यदि आप मृदु अम्ल का क्रिया मृदु क्षार से कराते हैं तब आप एक अस्थाई यौगिक पाएंगे। लेकिन यदि आप एक कठोर अम्ल की अभिक्रिया किसी मृदु क्षार के साथ या कठोर क्षार की अभिक्रिया मृदु अम्ल के साथ कराते हैं तो कन्फर्म है कि बनने वाला प्रोडक्ट या तो बनेगा ही नहीं और यदि बनेगा भी तो वह अनस्टेबल होगा। यदि आप कठोर अम्ल की अभिक्रिया मृदु क्षार से कराते हैं या मृदु अम्ल की क्रिया कठोर क्षार से कराते हैं तो यौगिक तो नहीं बनेगा, लेकिन यदि बनता भी है तो अस्थायी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी का नाम होता है पियर्सन का कॉन्सेप्ट। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, हर साल एग्जामों में पूछता भी है और पूछ भी रहा है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हार्ड एसिड ऑलवेज प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेसेस फॉर्मेशन ए स्टेबल कंपाउंड। सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेसेस फॉर्मेशन ए स्टेबल कंपाउंड and soft and hard bases also having hard bases always prefer to combine with the hard acids. Soft bases always prefer to combine with the soft bases formation a stable compound. Thus we consider hard and soft. This character is known as hardness, softness. जैसे भी अगर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम ले लें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप देखेंगे क्वेश्चन पूछता भी है कि जो सिल्वर होता है ऑलरेडी सिल्वर आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके ऑलरेडी एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है, जबकि वही सिल्वर को अगर हम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो वह एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। उसने कहा Ag1 प्लस 2F1 माइनस AgF2 1 माइनस ये होता है Ag1 प्लस 2I1 माइनस AgI2 1 माइनस ये होता है। प्रॉब्लम दे दिया, प्रॉब्लम दिया क्या, Ag1 प्लस रिएक्ट विथ F1 माइनस इज नॉट फॉर्म ए stable compound, is not form a stable compound while Ag1 plus react with
I1 minus is formed a stable compound, why? क्यों? ऐसा आ गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो Ag है 1+ वह फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आसानी के साथ AgF21+ नहीं बना पाता, और बनाता भी है तो अनस्टेबल, लेकिन वह आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके आसानी के साथ Agi2 बना लेता है, एक प्रकार का स्थायी कंपाउंड बना लेता है। क्यों? तो आप यह देखिए कि जो Ag1+ है यह एक सॉफ्ट एसिड है। यह क्या है? सॉफ्ट एसिड है। और आपका जो F1- है यह आपका हार्ड बेस है। यह आपका क्या है? हार्ड बेस है। Ag1+ क्या है? यह एक सॉफ्ट एसिड है। और F1- क्या है? यह एक हार्ड बेस है। I1- क्या है? यह एक सॉफ्ट बेस है। तो पियर्सन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पियर्सन कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जो कठोर क्षार होगा वह कठोर अम्ल के साथ क्रिया करके अस्थायी बना सकता है, जो कमजोर क्षार होगा वह कमजोर के साथ क्रिया करके क्षार प्रोडक्ट बना सकता है। यानी पियर्सन कॉन्सेप्ट कहता है एसिड्स आर दोज व्हिच आर आल्सो हैविंग, एसिड वह होंगे जो हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द हार्ड बेसेस, जो हार्ड एसिड होंगे वह हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेसेस, जो सॉफ्ट एसिड होंगे वह प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेसेस करेंगे। फॉर्मेशन ए स्टेबल कंपाउंड, वह एक स्टेबल कंपाउंड बना देंगे। लेकिन इफ हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट एसिड, if soft acid prefer to combine with the hard bases, forming a not stable compound, वह stable compound नहीं बना सकते। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिल्वर है वह सिल्वर एक सॉफ्ट एसिड है, इसलिए वह जब भी अभिक्रिया देगा वह किसके साथ देगा? सॉफ्ट बेस के साथ देगा, स्टेबल है कि नहीं। और जो Ag है सॉफ्ट एसिड है, F क्या है? हार्ड बेस है, इनके साथ अभिक्रिया नहीं देगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह सॉफ्ट एसिड है, ये क्या है आपका? सॉफ्ट एसिड, और ये आपका क्या है? हार्ड बेस है। यह आपका सॉफ्ट एसिड है, ये आपका हार्ड बेस है, इसलिए यह कौन सा कंपाउंड बन गया? अनस्टेबल। इसलिए यह कैसा कंपाउंड बन गया? अनस्टेबल बन गया। और यह आपका क्या है? सॉफ्ट एसिड है, और यह आपका क्या है? सॉफ्ट बेस। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में मिल गए तो यह कंपाउंड क्या बना दिए? स्टेबल। तो ये तरीका रहा कि सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेसेस, हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द हार्ड बेसेस, फॉर्मिंग ए स्पीशीज इज नोन एज क्या भाई? स्टेबल कंपाउंड। दिस इज कॉन्सेप्ट आल्सो नोन एज HSAB प्रिंसिपल। इसी का नाम क्या होता है? HSAB प्रिंसिपल होता है। HSAB प्रिंसिपल ध्यान से पढ़ते रहिएगा, HSAB प्रिंसिपल होता है, ठीक है। HSAB प्रिंसिपल का मतलब इसे पियर्सन कॉन्सेप्ट भी कहा करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि Ag1+ इज ए सॉफ्ट एसिड। Ag1+ क्या है? एक सॉफ्ट एसिड है। Ag1+ इज ए सॉफ्ट एसिड एंड, ये वाला एंड ना बनाइएगा, एंड F1- is a hard base, F1- is a hard base, F1- is a hard base, Ag1+ is a soft acid and F1 is a hard base, while Ai1- is a soft base, Ai1- is a soft base,
so that Pearson's concept also followed that is soft acid and soft base prefer to combine hence Ag1 plus and I1 minus combine to the each other formed stable, but F1 minus is hard, so that unstable है ना, इज हार्ड सो दैट अनस्टेबल, या क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, सो दैट इज अनस्टेबल। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि F1 माइनस इज हार्ड है, इसलिए यह क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इस तरह से हमने पाया कि एसिड और बेसिक कैरेक्टर में एसएसबी प्रिंसिपल किसी भी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर एनालाइज कर सकता है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि जो हार्ड लिगेंड होंगे वह हार्ड लिगेंड के पास ही जाएंगे और जो सॉफ्ट लिगेंड होंगे वह सॉफ्ट लिगेंड के पास ही जाकर के कंप्रोमाइज होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने BF3 ले लिया, जैसे BF3 हो गया प्लस मैंने H ले लिया, H प्लस, तो ऑलरेडी अब आपको लग रहा होगा कि H डॉट BF3 बन जाना चाहिए ऐसा, या मैंने BH3 ले लिया और इससे मैंने F1 माइनस से करा दिया, तो यह आपका हो गया F डॉट BH3 है कि नहीं, इसका कहना होता है कि जो हार्ड लिगेंड होते हैं, हार्ड लिगेंड always react with hard ligand always react with hard ligand के पास ही जाएंगे, एंड सॉफ्ट लिगेंड always react with soft ligand। हार्ड लिगेंड हमेशा हार्ड लिगेंड के पास जाएंगे, सॉफ्ट लिगेंड हमेशा सॉफ्ट लिगेंड के पास जाएंगे। यानी ऐसा यहाँ पे असंभव है, लेकिन अगर मैं इसी तरह को करूँ BH3 प्लस BF3 ऐसे करा दूँ, है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं BH3 या BF3 करा दूँ प्लस H प्लस प्लस F माइनस दिखा दूँ, ऑलवेज ये जानिए कि ये इनके पास जाएंगे और ये इनके पास जाएगा, तो ये आपका बना देगा BH4 प्लस और BF4 1 माइनस, इस तरह से बन सकता है। तो इसका मतलब ये होता है हार्डनेस, ये आपका क्या है, हार्डनेस, और ये आपका क्या है, सॉफ्टनेस, ये आपका क्या है, सॉफ्टनेस। हार्ड के पास जाएगा और सॉफ्ट के पास आएगा। जूलॉजी के भाषा में सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि हम आपके साथ साथ रहेंगे, लेकिन न तो आप मुझे हानि पहुंचाएंगे और न तो हम आपको हानि पहुंचाएंगे। सहपकारिता यानी हम और आप एक दूसरे के उपकार करेंगे, लेकिन कोई भी जैसे भैंस अगर ग्रेजिंग कर रही है
भैंस अगर चल रही है, काऊ चल रहा है, उसके ऊपर कोई बगुला बैठा हुआ है तो ऑलरेडी उसकी पीठ के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर जो कीड़े हैं वह उसको खाएगा, लेकिन उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इसे क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि हम आपके साथ साथ रहेंगे, न तो आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे और न तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह से हमने पाया कि हमेशा जो लिगेंड होगा, जो मजबूत लिगेंड होगा, जिसकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी, वह ऑलरेडी क्या करेगा? वह ऑलरेडी मजबूत लिगेंड के ही पास जाएगा। जो कमज़ोर लिगेंड होगा वह हमेशा कहाँ जाएगा? कमज़ोर लिगेंड के ही पास जाएगा। और इस तरीके से आपका एसिड और बेस कैरेक्टर हो जाएगा। अब आप देखिएगा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे एसिड और बेस, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अम्ल और क्षार का डालने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन ना आए, जिस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा सॉल्यूशन विच आर नॉट अफेक्टेड। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यह प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन नॉट अफेक्टेड, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन नॉट अफेक्टेड, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन नॉट अफेक्टेड, इस प्रकार का सॉल्यूशन अफेक्टेड नहीं होता है बाय द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के द्वारा इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है नॉट अफेक्टेड होता है। देयर आर नो चेंजेस इन द पीएच, इनके पीएच के मान पर देयर आर नो चेंजेस इन पीएच, देयर आर पीएच नो चेंज, इनके पीएच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा अम्ल, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव न पड़े, ऑलरेडी ऐसा अम्ल और ऐसा क्षार जिस पर पीएच के मान पे कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल और क्षार डालने पर पीएच के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। कंपटीशन में बहुत तेजी के साथ पूछता है बफर विलयन, जैसे CH3CON प्लस CH3COH, तो ऑलरेडी इस तरह से जो बनेगा है ना, वह क्या हो जाएगा? वह ऑलरेडी बफर सॉल्यूशन हो जाता है। यानी वीक एसिड वीक एस आपस में मिल जाए या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिल जाए, है ना, तो इस तरीके से जो वहाँ पर होगा ऑलरेडी प्रोडक्ट बनता है, वह बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से हमने आपको एसिड और बेस में पढ़ाया कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पढ़ाए, है कि नहीं? आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने एसिड और बेस को, और हमने आपको बताया कि एसिड जो होगा ऑलरेडी उसमें क्या होता है कि एसिड्स क्या होते हैं वो हमने आपको बताया। थोड़ा सा चैप्टर बाकी हो गया आपका, नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी बता देते, छोटा चैप्टर है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये भी इसी समय ले लीजिए आप, नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिएगा ये क्या होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, छोटा चैप्टर है इसलिए साथ में हम ले लेते हैं, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब कि यह नॉन है, एक्वस सॉल्वेंट वाटर है बट वाटर लाइक सॉल्वेंट है बट वाटर नहीं है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वाटर है, वाटर लाइक है बट यह वाटर नहीं है। जैसे पेट्रोल है, वाटर लाइक सॉल्वेंट है लेकिन हम इसे पी नहीं सकते हैं। जैसे आपका वाइन है, वाटर लाइक सॉल्वेंट है लेकिन वाटर नहीं है। तो कहने का मतलब यह होता है कि वाटर या वाटर लाइक सॉल्वेंट का मतलब यह है कि वो पानी जैसा है बट वो पानी नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास 3 कंडीशन आती हैं। एक सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्वेंट आता है, और एक क्या होता है? सॉल्यूट आता है। एक सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्वेंट आता है, और एक क्या आता है? सॉल्यूट आता है। तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि जो सॉल्यूट होगा वह हमेशा क्या होगा? डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट हमेशा क्या होगा? डिसॉल्व, है कि नहीं? जो घुल जाए, जो डिसॉल्व हो जाए, जो सॉल्यूट हो जाए, क्या हो जाए? जो सॉल्यूट हो जाए,
ऑलरेडी वह क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और जो डिसॉल्व करे, क्या करे, जो घोले, जो डिसॉल्व हो जाए, है कि नहीं, जो घोले, वह क्या होता है, सॉल्वेंट। यानी कि यह किसी सॉल्यूट को, माने हुज माने जो, हुज डिसॉल्व द सॉल्यूट, हुज डिसॉल्व द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को घोले वही क्या है, सॉल्वेंट है। अब आपको हम बता दें कि सॉल्वेंट सॉल्यूट को क्यों घोलता है, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। सॉल्यूट के अंदर क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन जो बनता है वह ऑलवेज सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट से मिल करके बनता है। सॉल्यूशन जो बनता है वह हमेशा कैसे बनता है, वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके बनता है। तो सॉल्वेंट में क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। जब कोई चीज़ हाइड्रेशन एनर्जी जिसके पास होगी वह तोड़ने का काम करेगा, और जब कोई चीज़ किसी को तोड़ेगा तो उसकी साइज छोटी होगी और उसे क्या कर देगा, स्थायी कर देगा। ठीक है, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होता है कि सॉल्वेंट की ही चर्चा करेंगे, विलायक की ही चर्चा करेंगे, और यह विलायक ऐसे विलायक होंगे जो ऑलरेडी एक दूसरे को घोलेंगे लेकिन वाटर नहीं होंगे, वाटर लाइक सॉल्वेंट होंगे। यानी हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की परिभाषा दे सकते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर दोज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट, इस प्रकार के सॉल्वेंट, दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट वाटर but water like solvent, यह वाटर लाइक सॉल्वेंट होते हैं लेकिन यह वाटर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे आपकी NH3 हो गई, क्या हो गया, लिक्विड अमोनिया, दैट इज NH3 का मतलब होता है लिक्विड अमोनिया। यह सब क्या है, वाटर लाइक सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। जैसे आपकी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। हम बहुत सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट को आपको बताएंगे कि किस तरीके से यह होते हैं और कैसे किया जाता है। यह दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है और एक प्रोटोन। तो अब आप देखिएगा टाइप्स में, टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर two types of non-aqueous solvent। जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा वह दो प्रकार का होगा। ए पॉइंट होगा आपका प्रोटिक या ऑब्लिक प्रोटोनिक, प्रोटिक या प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्या होगा, प्रोटिक या प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और बी पॉइंट होगा ए प्रोटिक या ए प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक होगा प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट और एक क्या होगा, ए प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यह दो तरीके का होगा। तो प्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होगा विच डोनर द H+ आयन, विच डोनर द H+ आयन। जो H+ आयन के आधार पे देता होगा वह प्रोटोनिक सॉल्वेंट होगा। और विच डज नॉट डोनर, विच डज नॉट डोनर H+ आयन। जो H+ आयन नहीं देगा वह ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट होगा। वह नॉन एक्वस किस टाइप का होगा, ए प्रोटोनिक। तो सॉल्वेंट कितने प्रकार के होंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट? नॉन एक्वस सॉल्वेंट दो प्रकार के हो गए, एक प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो गया और यह एक ए प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या होता है कि ऑलरेडी वह प्रोटॉन देता है, और ए प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है, वह प्रोटॉन नहीं देता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है प्रोटोनिक
अब कैसे होता है ये प्रोटोनिक, इसको दिखाने जा रहा हूँ। अब आगे देखिएगा, पहला आप देखिएगा प्रोटोनिक सॉल्वेंट, प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है कि नहीं? तो प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होगा, इसको देखिएगा। प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वह प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनर करेगा। जैसे आप देख सकते हैं H2SO4 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं H2SO4 एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि H2SO4 क्या है, एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि H2SO4 कैसा है, एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखिएगा। हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं H2SO4 क्या है, एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखिए कैसे करता है, दैट इज H2SO4। H2SO4 को जब भी हम तोड़ेंगे तो H प्लस, और प्लस किस में तोड़ेंगे, HSO4 1 माइनस में। H2SO4 को मैंने किस में तोड़ा भाई, H प्लस में, और किस में तोड़ा, HSO4 1 माइनस। प्रोटोनिक सॉल्वेंट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, क्योंकि यह क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, प्रोटोनिक सॉल्वेंट हो गया। जो H प्लस आयन देगा वह प्रोटोनिक सॉल्वेंट होगा, और जो H प्लस आयन नहीं देगा वह प्रोटोनिक सॉल्वेंट होगा। इसने H प्लस आयन दिया इसलिए प्रोटोनिक हो गया। और इस अगला देखिए, यह H प्लस आयन में पुनः अटैक करेगा तो यह क्या हो जाएगा भाई, H2SO4। H2SO4 में जब H प्लस आएगा अटैक करने के लिए तो क्या बना देगा भाई, दैट इज H3SO4 1 प्लस। क्या बना दिया, H3SO4 1 प्लस बना दिया। तो आपने देखा कि मैथ कहता है कि बराबर की जो वैल्यू है अगर दोनों साइड में आ रही वही वैल्यू, तो ऑलरेडी वही कैंसिल टू द ईच अदर, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कर जाएंगी। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, H2SO4, और फिर क्या हो गया भाई, H2SO4, फिर टोटल क्या बनेगा आप ही बताइए, दैट इज HSO4 1 माइनस। क्या बनेगा, HSO4 1 माइनस, और क्या बनेगा भाई, H3SO4 1 प्लस। क्या बना भाई ये, H2SO4 प्लस H2SO4। जब यहाँ है HSO4 1 माइनस प्लस H3SO4 1 प्लस बन गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो यह बना हुआ प्रोडक्ट क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ये सारी चीजें क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में प्रोटोनिक सॉल्वेंट है ये, क्योंकि ये प्रोटॉन की वजह से बन रहे हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो गया, प्रोटोनिक की वजह से बन रहे हैं। अब जैसे आपको बता दिया जाए लिक्विड अमोनिया, क्या कह दिया जाए भाई, लिक्विड अमोनिया, ऐसे बोल दिया जाए लिक्विड अमोनिया सिद्ध करना है एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। आप दिखाइए कि लिक्विड अमोनिया क्या है, एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। आप यह दिखाइए कि लिक्विड अमोनिया क्या है, एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। उसने क्वेश्चन में दे दिया कि आप दिखाइए कि जो लिक्विड अमोनिया है एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। उसने क्या कहा, और यह दिखाइए कि अमोनिया जो है, अमोनिया क्या है, एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इसको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप ये देखिएगा, दैट इज NH3 हो गया, और जैसे ही NH3 हो गया, यह क्या हो गया भाई, NH3 हो गया। अब इस NH3 को हमने क्या किया, दैट इज NH2 1 माइनस, और दैट इज क्या आ गया, H प्लस। तो NH2 1 माइनस हो गया और H प्लस, तो H प्लस का मतलब क्या हो गया, ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट हो गया, या प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो गया, या इसके ऊपर पुनः अटैक करेगा। तो ये आपका क्या बना दिया, NH3 प्लस H प्लस 1 बना दिया। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, NH4 1 प्लस बना दिया। क्या बना दिया, ये NH4 1 H प्लस बना दिया। तो ऑलरेडी एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल। आप सीख लीजिएगा, ऐसे ही होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट को इसी तरह से पढ़ा जाता है। तो ऑलरेडी ये क्या हो गया भाई, NH3, और फिर आपका क्या हो गया, NH3, फिर आगे क्या हो जाएगा भाई, NH2 1 माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, NH4 1 प्लस। NH2 1 माइनस हो गया, NH4 1 प्लस हो गया। इससे हम कह सकते हैं 2NH3, और फिर आगे क्या कह सकते हैं, NH2 1 माइनस, और फिर क्या कह सकते हैं भाई, NH4 1 प्लस कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि ऑलरेडी यह कैसा हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ऑलरेडी यह कैसा हो गया भाई, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैसा है, ये प्रोटोनिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट।
प्रोटोनिक नॉन एक्वा सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी यह प्रोटॉन की वजह से बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? प्रोटोनिक नॉन एक्वा सॉल्वेंट ऑलवेज यह प्रोटॉन की वजह से बन रहा है। राइट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यह जानिए कि जो नॉन एक्वा सॉल्वेंट होता है एज ए सॉल्वेंट होता है, जो नॉन एक्वा सॉल्वेंट होता है एज ए सॉल्वेंट होता है, बट मैटर यहाँ पर यह होता है कि जो नॉन एक्वा सॉल्वेंट होता है वह ऑलरेडी एज ए सॉल्वेंट है, लेकिन वह क्या है? वाटर लाइक नहीं है। वाटर लाइक है बट वाटर नहीं है। तो इस तरीके से ये हो जाता है कि अगर वह प्रोटॉन देने की वजह से सॉल्वेंट बन रहा है तो प्रोटोनिक नॉन एक्वा सॉल्वेंट, अब अगर वह प्रोटॉन न देने की वजह से बन रहा है तो ना ए प्रोटोनिक। जैसे देखिएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एसिटिक एसिड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जैसे मुझे करना है कि एसिटिक एसिड नॉन एक्वस सॉल्वेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो CH3 COOH, ठीक। इसको जब हम तोड़ेंगे तो यह टूटेगा CH3 COO1 माइनस प्लस CH1 प्लस। क्लियर? एसिटिक एसिड क्या किया? CH3 COO1 माइनस प्लस CH1 प्लस। जैसे ही इसके ऊपर अटैक किया यह आपका हो गया CH3 COOH प्लस CH1 प्लस, और तुरंत क्या बना दिया ये CH3 COOH2 1 प्लस। कैंसिल कर दीजिए एक दूसरे से काट करके, कैंसिल हो गया। अब क्या हो गई ये CH3 COOH प्लस CH3 COOH, ये हो गया। और उसके बाद CH3 COO1 माइनस प्लस CH3 COOH2 1 प्लस, ये हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से ये क्या दे रहा था भाई? प्रोटॉन दे रहा है। जब ये प्रोटॉन दे रहा है तो यह क्या हो गया? प्रोटोनिक सॉल्वेंट हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, प्रोटिक नॉन एक्वा सॉल्वेंट हो गया। तो इस तरीके से आपने प्रोटिक नॉन एक्वा सॉल्वेंट को देखा। तो नॉन एक्वा सॉल्वेंट जो होता है वह ऑलरेडी एक प्रकार का सॉल्वेंट है, लेकिन वाटर लाइक सॉल्वेंट है, न कि वाटर है। वाटर की तरह होता है लेकिन वाटर नहीं होता है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, जैसे आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। एसिड रेन अम्ल वर्षा, यह क्या है? एसिड रेन क्या है? अम्ल वर्षा क्या है? इसका नाम आपने सुना होगा। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारी इमारत हैं, जैसे ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया। बहुत सारे ऐसे इमारतें हैं जो विश्व सुंदरी के रूप में ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। तो आपने देखा कि जिस संगमरमर के पत्थर से ताजमहल बना हुआ है, धीरे धीरे इसकी छवियां खोती जा रही हैं, उस पर कालेपन, काले धब्बे चले आ रहे हैं। तो बाद में यह पता चला कि यह काले धब्बे एसिड रेन की वजह से हो रहा है। एसिड रेन क्या होता है? हमें और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है कि नहीं? एटमॉस्फेयर के अंदर CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें इन्वॉल्व हैं। तो होता क्या है कि जो बारिश होती है, बरसात, जो पहली बार बारिश हुआ करती है, उस बारिश के अंदर जैसे ही SO2 से मुलाकात होती है वह H2SO4 बना देता है। H2SO4 जैसे ही बनता है वह क्या होता है, जैसे आपके गार्जियन कहते हैं कि पहली बारिश में आप ना भीगिए, नहीं तो आपको खजुलाहट या फफोले आपकी बॉडी के ऊपर पड़ जाएंगे। इसीलिए क्योंकि वह एक प्रकार का एसिड रेन हुआ करता है, वह H2SO4 उस बूंद के अंदर हुआ करती है जो आपकी स्किन डिजीज को जनरेट कर सकती है। इसीलिए आप यह जाना करिए कि एसिड रेन होने की वजह से इतना वातावरण प्रदूषित हो चुका है कि यह प्रदूषित वातावरण के कारण अम्ल वर्षा होने लगा है।
अम्ल वर्षा के कारण जो संगमरमर के पत्थर हैं उनकी लाइट खोती जा रही है। जैसे आप ताजमहल की सुंदरता को खोते हुए नज़र देख रहे हैं, खोता हुआ पा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अम्ल वर्षा जो होता है ऑलरेडी वह बरसात की पहली बूंदों में अक्सर ज़्यादा या मैक्सिमम रहता है, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड और H2O आपस में मिल करके H2SO4 बना दिया करते हैं। तो अम्ल वर्षा इसी को कहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यानिए कि यह एक प्रकार का नॉन एक्वस सॉल्वेंट ही है, यह एक प्रकार का एसिड रेन नॉन एक्वस सॉल्वेंट ही है, यानी वाटर लाइक सॉल्वेंट है बट यह वाटर नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बींग या किसी भी एनिमल्स बींग के लिए बहुत ही हार्मफुल हुआ करती है। तो इस तरह से हमने आप आज को जो पढ़ाया है वह पढ़ाया है कि एसिड रेन क्या होता है। पूरा टोटल चैप्टर बारी बारी से हम हेडिंग को रिवाइज कर दे रहे हैं। आज हमने आपको एसिड बेस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट कंबाइन करके पढ़ाया है। यह सिलेबस BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से मैच कर रहा था, इसलिए दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। मैंने आपको पढ़ा एसिड किसे कहते हैं। एसिड आर दोज आल्सो विच आर डोनर द H+ आयन अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार जो H+ आयन देगा वह एसिड होगा, जो OH- देगा वह बेस होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने पाया कि आर्हेनियस ने जो एसिड और बेस कंसेप्ट लागू किया था वह केवल लिक्विड फेज में लिक्विड फेज वालों का किया था, गैसीय फेज का एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या उनकी विफलता थी या उनकी असफलता थी। उसके बाद आता है आपका लुईस कंसेप्ट एसिड और बेस। लुईस कंसेप्ट के अनुसार होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं वह लुईस के बेस कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं वह लुईस के एसिड कहलाते हैं। जैसे NH3 लुईस का बेस कहलाया क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल था, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था। BF3 लुईस का एसिड कहलाया क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो इस तरीके से लुईस का एसिड और बेस हो गया। एसिड और बेस कैरेक्टर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था आपका ब्रास्टर-लोरी कंसेप्ट। कौन सा था? ब्रास्टर-लोरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस। कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस की अगर हम बात करें तो उसमें आपको हमने बताया कि व्हेन एन एसिड रिमूव द प्रोटॉन रिमेनिंग स्पीशीज नोन एज कॉन्जुगेटेड बेस, मैंने ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होता है। व्हेन एनी स्पीशीज और मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फॉर्मिंग स्पीशीज इज नोन एज कॉन्जुगेटेड एसिड। मैंने कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस को बताया। मैंने कहा कि अगर आपका एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा। हमने आपको बताया अगर आपका एसिड वीक है तो आपका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होगा। ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको ब्रास्टर-लोरी कंसेप्ट पढ़ाया। ब्रास्टर-लोरी में हमने आपको बताया कि जो H+ आयन देगा वह एसिड होगा आर्हेनियस C की तरह, लेकिन जो आर्हेनियस ने प्रोटॉन को लेकर के केवल एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया था, ना कि बेसिक कैरेक्टर। लेकिन ब्रास्टर-लोरी ने बेसिक कैरेक्टर भी एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो H+ आयन को कंटेन करेगा तो जो कंटेनर होगा वह ऑलरेडी बेसिक बेस होगा। इस तरीके से उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ा पियर्सन कॉन्सेप्ट। हमने कहा एसिड और बेस दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड एसिड होता है, दूसरा हार्ड बेस होता है। एसिड सॉफ्ट एसिड होता है और सॉफ्ट बेस होता है। और पियर्सन के अनुसार जो हार्ड एसिड होगा वह प्रेफर टू कंबाइन विद द हार्ड बेसेस फॉर्मेशन ए स्टेबल कंपाउंड। सॉफ्ट एसिड जो होगा प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेसेस फॉर्मेशन ए स्टेबल कंपाउंड। इफ द हार्ड एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद द सॉफ्ट बेसेस इज नॉट फॉर्मेशन ए स्टेबल कंपाउंड। ये HSP प्रिंसिपल था। इनका कहना था कि अम्ल क्षार कठोर अम्ल जो होगा वह कठोर क्षार के साथ ही अभिक्रिया करेगा, जो दुर्बल अम्ल होगा वह दुर्बल क्षार के साथ ही अभिक्रिया करके अस्थायी यौगिक दे सकता है। अगर आप कठोर अम्ल को दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पहले तो यह होगा नहीं, अगर यदि होता भी है तो यह अस्थायी होता है। तो इस प्रकार हमने यह पढ़ा हुआ था। अब आप आगे देखिएगा। उसके बाद हमने आपको बताया कि बफर विलेन क्या होता है। बफर विलेन का मतलब जिसपे अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव न पड़े, है कि ना। मृद अम्ल मृद क्षार आपस में मिलकर के उदासीन बना देंगे और यह बना हुआ विलेन बफर विलेन हो जाएगा, लेकिन इसमें अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव इसके pH मान पे नहीं पड़ने वाला है। फिर उसके बाद मैंने नॉन एक्वस सॉल्वेंट पढ़ाया। मैंने कहा कि यह एक प्रकार का ऐसा सॉल्वेंट होता है जो ऑलरेडी वाटर लाइक सॉल्वेंट होता है, न कि वाटर होता है। वाटर लाइक सॉल्वेंट होता है, न कि यह वाटर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट को मैंने कई तरीके से आपको पढ़ा। एज ए
लिक्विड एज ए लिक्विड अमोनिया को भी दिखाया, और उसके बाद मैंने आपको एसिटिक एसिड को भी दिखाया, उसके बाद मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी दिखाया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। अब इस प्रकार से आप जान सकते हैं। फिर मैंने आपको एसिड रेन भी समझा दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप पढ़े ही होंगे, तमाम सारी बातें खत्म हो गई हैं। और इस तरह से बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एसिड बेस कैरेक्टर, एसिड बेस चैप्टर और नॉन एक्वा सॉल्वेंट खत्म हो गया। मैं अब अगले लेक्चर में आपको बीएससी पार्ट 1 का लेकर के सॉलिड स्टेट लेकर के आऊँगा। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा और उससे नोट्स बनाइएगा। आपके साथ में पीडीएफ भी जा रहा है। आप इस क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर लिखा करिए, ताकि यह पता चले कि क्या कमियां रह गई और आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।